लास्ट टर्म पर एलआर सर्किट की बात हम कर रहे थे। एलआर डीसी सर्किट, तो एलआर डीसी सर्किट में हमने स्टडी किया कि करंट आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई लेमडा। ये ग्रोथ वाले केस में, डीके वाले केस में करंट ग्रोथ की जब बात करते हैं तो आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन लेमडा। जैसे स्विच ऑन करते हैं, जस्ट आफ्टर स्विच ऑन व्हाट इज करंट इन सर्किट? सबको पता है ना रिजल्ट? ये नहीं पता तो एक बार देख लीजिए, मैं पूछने वाला, आपको आंसर देना होगा। जैसे स्विच ऑन करते हैं यानी कि t इक्वल टू 0 पर व्हाट इज करंट इन सर्किट? आफ्टर सम टाइम करंट, यानी कि मैक्सिमम करंट है। बताइए t 0 पर एल का बिहेवियर कैसा? एज ए ओपन सर्किट, एंड आफ्टर सम टाइम एल का बिहेवियर शॉर्ट सर्किट की तरह। और डी आई अपॉन डी टी का इक्वेशन क्या बना था? टी बाई एल ई की पावर माइनस टी बाई लैम्डा। टी इक्वल टू 0 पर ग्रोथ रेट मैक्सिमम मिनिमम? मैक्सिमम। आफ्टर सम टाइम 0। हाफ लाइफ टाइम में जो करंट कितनी हो जाती है? हाफ लाइफ टाइम में करंट कितनी हो जाती है? हाफ हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू का हाफ। यानी कि टाइम कितना होता है? 0.693 लैम्डा। लैम्डा कितना? एल बाई आर। फिर आती बात टाइम कांस्टेंट की। टाइम कांस्टेंट वाले टाइम में 0.63 पाई नॉट ये करंट हो जाती है। इसके बाद ग्राफ बनाया था अपन ने। इसके बाद फिर करंट जब बढ़कर के मैक्सिमम हो गई थी तो इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम होगी ना, क्योंकि आई से बनता है बी, तो बी है तो बी वाली एनर्जी मैग्नेटिक वाली एनर्जी है, तो मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि आई मैक्सिमम तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। अब स्विच को ऑफ किया गया है एंड डायरेक्ट एल आर को वाइड से जोड़ दिया गया है। जैसे डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट कनेक्ट करने पर करंट डिक्रीज होगी, क्योंकि जो स्टोर्ड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है। तो इस तरह से करंट कम होते होते फाइनली 0 हो जाएगी। तो करंट डिके वाला इक्वेशन क्या है? आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई लेम। इससे चेक करने से पता लगा कि टी इक्वल टू 0 पर आई इक्वल टू मैक्सिमम, आफ्टर सम टाइम 0। एंड व्हाट इज करंट डिके रेट? टी बाई एल ई की पावर माइनस टी बाई लेमडा। व्हाट इज हाफ लाइफ टाइम? 0.693 लेमडा। और टाइम कांस्टेंट वाले टाइम में करंट कितनी? 0.37 आई नॉट। ये कुछ खास खास रिजल्ट हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। लिखिए क्वेश्चन। मॉड्यूल का डिस्कशन हो गया था लास्ट सन पर, कंफर्म? तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन लिखिए। A solenoid of self-inductance, a solenoid of self-inductance 6 millihenry. A solenoid of self-inductance 6 millihenry and resistance 6 ohm and resistance 6 ohm connected with 12 volt battery, 12 volt battery. Then find number 1 time constant, सेकंड लिखिए मैक्सिमम करंट, थर्ड लिखिए टाइम इन विच करंट बिकम्स 1 एम्पियर।
टाइम इन विच करंट बिकम्स 1 एम्पियर। एंड नंबर 4 में लिखिए इनिशियल करंट ग्रोथ रेट। इनिशियल करंट ग्रोथ रेट यानी कि डी आई अपॉन डी टी फाइंड करना है। कब? टी इक्वल टू 0 पर। तो सॉल्व कीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड तो ऑलमोस्ट सबने सॉल्व कर लिया होगा। एल बाई आर -3 10⁻³ सेकंड और आई नोट आ गया 2 एम्पियर। थर्ड कितनों ने सॉल्व कर लिया है? इसमें क्या फाइंड करना, मतलब कैसे पता लगेगा? यानी कि हाफ लाइफ टाइम, यही हमें काम में लेना है। तो टाइम फॉर 1 एम्पियर करंट इक्वल टू टी हाफ। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर है और हमसे पूछा 1 एम्पियर के लिए टाइम, तो डेफिनेटली वो हाफ करंट का ही टाइम पूछा गया, इसलिए हाफ लाइफ टाइम काम में लेना होगा। डी आई अपॉन डी टी इनिशियल, इट मीन टी इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू 0 पे क्या होता है? ई बाई एल के इक्वल होता है। डायरेक्ट याद है तो लिख दे, अदरवाइज ई बाई एल ए की पावर माइनस टी अपॉन लेमडा में टी इक्वल टू 0 पुट किया जाएगा, उससे आ जाएगा। तो ई का वैल्यू कितना है? 12। एल कितना है? 6 10 की पावर -3। 2 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर पर सेकंड। सबको आ गया समझ में फर्स्ट क्वेश्चन? तो फर्स्ट में कोई डाउट कहीं है तो आप बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक सर्किट डायग्राम दिया हो जिसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर एंड बैटरी है, मतलब आर है, एल है एंड डीसी बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। तो यहां भी वही लॉजिक लगेगा कि जस्ट आफ्टर स्विच ऑन, यानी कि टी इक्वल टू 0 की जब बात करेंगे तो एल का बिहेवियर एज ए ओपन सर्किट होगा एंड आफ्टर सम टाइम एल का बिहेवियर एज ए शॉर्ट सर्किट होगा, सिंपल वाई की तरह होगा। तो यहां पर यही लॉजिक यूज में करते हुए सॉल्यूशन की बात हम करने वाले हैं। सबसे पहला टी इक्वल टू 0 की बात की जाए तो टी इक्वल टू 0 के लिए सर्किट को रीड्रॉ करेंगे हम। जब रीड्रॉ किया जाएगा तो टी इक्वल टू 0 पे एल का बिहेवियर कैसा था? ओपन सर्किट था, तो एल की जगह ओपन बना देंगे हम, ओपन सर्किट।
यहाँ पर ये 20 है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। अब करंट का डायरेक्शन बना दिए जाए तो करंट यहां से जब रवाना होगी ऐसे जाएगी। करंट यहां से जाके यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ ओपन सर्किट है तो करंट वहां तक जाके देख के वापस आ जाएगी कि जाएगी नहीं? जाएगी नहीं, क्योंकि इधर ओपन सर्किट है। तो इस पूरे ब्रांच में करंट का वैल्यू 0, तो यहाँ करंट जो I2 है वो 0 रहेगी। तो ये करंट जो I1 रवाना हो रही यही I3 बन जाएगी और ये पाथ करंट का रहेगा। अब करंट का जब ये पाथ रहेगा तो 3 एंड 2 ओम दोनों सीरीज में, पैरेलल में, क्योंकि दोनों में करंट एक ही करंट है और एक ही लूप है, तो यक लूप यक करंट, इससे हम कह सकते हैं कि दोनों सीरीज में है। तो 3 और 2 5, तो आर नेट इज इक्वल टू 3 + 2 यानी कि 5 ओम। आई नेट इज इक्वल टू I1, नेट करंट जो है वो I1 के बराबर ही है। तो ये होगा नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस 20/5, इट मीन्स 4 एम्पियर। और यही I3 भी है, I1 एंड I3 सेम ही है। I2 0 हो गया है। नेक्स्ट सेकंड, जहां L है वहां पर सिंपल वायर बना दिया है। ये कौन से टाइम के लिए है? T इनफाइनाइट के लिए। अब इन दोनों रेजिस्टेंस को देखें, दोनों सीरीज या पैरेलल? ये दोनों पैरेलल में है। 2 एंड 2 पैरेलल में है तो नेट क्या जाएगा? क्योंकि फॉर्मूला होता है पैरेलल के लिए, आर नेट के लिए R1 R2 अपॉन R1 + R2, ये पैरेलल के लिए होता है। तो 2 × 2 अपॉन 2 + 2 आ गया 1 ओम। लेकिन आर नेट की अगर बात की जाए तो 3 + 1 ये बन जाएगा 4 ओम, क्योंकि इससे जो बनेगा 1 ओम इस 3 के साथ में सीरीज में हो जाएगा ये पूरा। तो 3 एंड 1 4 हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेट करंट E नेट अपॉन R नेट 20/4 यानी कि 5 एम्पियर, ये करंट I1 है। तो यहां पर ये I1 है और ये I2 है और ये I3 है। तो नेट करंट I1 है वास्तव में ये। अब नेट करंट I1 पता लग गई है, इस I1 का ही डिवीजन होगा यहां पर, इक्वल या अनइक्वल? इक्वल डिवीजन होगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं। तो I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू 5/2 यानी कि 2.5 एम्पियर।
अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर के बारे में। क्या हुआ? फोन? क्या हुआ? फोन आया है? अच्छा, फोन बज गया हुआ किसी का। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर होती है उसको हम समझने वाले हैं। क्या फॉर्मूला उसका होता है वो हम जानने वाले हैं। क्या लॉजिक है, क्या अप्रोच है, ये समझने वाले हैं। तो ये एक एल है, आर है और एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है। लास्ट टर्न पे भी हमने समझा था कि जैसे ही स्विच को ऑन हम करते हैं, जब करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो बैटरी करंट फ्लो करती है, तो ये करंट बढ़ने का अपोज करता है। कौन? इंडक्टर। अपोज कैसे करता है? कैसे अपोज करता है? क्या करता है ऐसा? ईएमएफ इंड्यूस होता है उसमें, और ईएमएफ इंड्यूस होता है तो इंड्यूस करंट भी आती है, तो करंट बढ़ने का अपोज करता है। ये इस तरह का सेंस वाला ईएमएफ यहाँ पर आता है। तो इसके अपोज के अगेंस्ट इस बैटरी को करंट फ्लो होना होता है। बैटरी जब करंट फ्लो करेगी तो इस अपोज के अगेंस्ट से इस बैटरी को वर्क करना होगा। तो बैटरी जो वर्क करती है उसका कुछ पार्ट इस इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है और कुछ पार्ट इस रेजिस्टेंस पर हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। यानी कि बैटरी वर्क कर रही है, लगातार करंट देती जा रही है, उसका कुछ पार्ट इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। मैग्नेटिक एनर्जी क्यों बोला हमने? क्योंकि यहाँ करंट आई है तो आई से बनेगा बी। इस इंडक्टर कॉइल के अंदर बी आएगा। जहां जैसा फील्ड होता है वैसे एनर्जी, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां इलेक्ट्रिक एनर्जी, जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां मैग्नेटिक एनर्जी। तो इस इंडक्टर कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसलिए इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब ये करंट लगातार बढ़ती जा रही है, करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाती है। तो करंट बढ़ते बढ़ते जब मैक्सिमम हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा तो मैग्नेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम स्टोर हो जाएगी। तो आखिर वो एनर्जी कितनी स्टोर होती वो हम अब सोल्व करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। लॉजिक तो पता हमें है। ये इक्वेशन हमने पहले भी लिखी थी इस सर्किट के लिए। तो E इक्वल टू एल डी बाई टी प्लस आई आर, केवीएल से इक्वेशन आ जाती है। अब इससे आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पर क्या किया गया, इसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इक्वेशन बन गई एक पावर की फॉर्म में। वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर होता है, ये भी पावर का ही फॉर्म है। कौन सा पावर? लॉस, रेजिस्टेंस में जो पावर लॉस। तो जब ये पावर है, ये पावर है, तो ये भी पावर ही है डेफिनेटली। अब यहां पर देखें कि ये जो पावर है ना, ये तो है पावर लॉस। कौन सा है? पावर लॉस। और ये जो पावर है P बाई बैटरी। बैटरी जो पावर देगी सर्किट को वो पावर है ये। इस सर्किट में करंट जब आई है और बैटरी का ईएमएफ ई है, तो पावर गिवन बाय बैटरी ई इंटू आई से लिखी जाएगी। क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है किसी भी टाइम के रेस्पेक्ट में कि पावर कितनी दी जा रही है, तो जितना करंट होगा उसके अकॉर्डिंग पावर दी जाएगी। जैसे क्वेश्चन पूछे एक एलआर सर्किट है, जस्ट आफ्टर स्विच ऑन व्हाट इज पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी टू द सर्किट? जीरो होगी, क्योंकि शुरुआत में करंट का वैल्यू क्या है? जीरो है। तो करंट ही जब जीरो है तो पावर की वैल्यू भी जीरो रहेगी। तो शुरुआत में पावर बाय बैटरी जीरो। आफ्टर सम टाइम पावर मैक्सिमम जो दी जाएगी वो उस सर्किट को जाएगी। अब यहां देख रहे हैं हम कि ये तो पावर लॉस है, तो ये पावर बैटरी दे, इसमें से लॉस वाला पार्ट पता लग गया। तो ये पावर कहां जा रही है? इंडक्टर में स्टोर हो रही है। दिस इज पावर स्टोर्ड। तो इस तरह से पावर स्टोर्ड का पता लग गया हमें। अब ये जो पावर है ना, वास्तव में इसे हम इलेक्ट्रिक पावर भी कहते हैं। बैटरी जो दे रही है वो कौन सी पावर है? इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि ये करंट की फॉर्म में रवाना हो रही है। ये जो पावर लॉस हो रहा है ये है हीट की फॉर्म में, ये थर्मल पावर है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर है, तो P मैग्नेटिक। मैग्नेटिक पावर स्टोर हो रही है इंडक्टर में। ये इलेक्ट्रिक पावर है, ये मैग्नेटिक पावर है, ये थर्मल पावर है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। हमें तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कितना इंडक्टर में ये पता करना है। तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर फाइंड करने के लिए इस पावर स्टोर
जो पावर, मैग्नेटिक पावर है, इसका इसकी हेल्प लेनी होगी। तो ये एल डी आई बाई डी टी है, यानी कि पावर है, इसको यूं भी कह सकते हैं डी यू अपॉन डी टी, जहां पर यू है स्टोर्ड एनर्जी। तो रेट ऑफ एनर्जी स्टोर इट मीन्स एल आई डी आई अपॉन डी टी के बराबर है। इसको जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद फाइनल जो रिजल्ट आता है वो लिखता हूं मैं। U stored is equal to half Li square। एनर्जी स्टोर्ड है इंडक्टर में, क्या है? एनर्जी स्टोर्ड। इंडक्टर का इंडक्टेंस L हमें गिवन है, करंट उसमें गिवन है, तो स्टोर्ड एनर्जी से फाइंड किया जाएगा। तो इसकी हेल्प से सॉल्व करने के बाद आ जाता है इक्वेशन ये, डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू एल आई डी आई बाई डी टी। सॉल्व करने से थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना होता आ जाता, पर वो नहीं है जरूरत उस डेरिवेशन की, सीधा रिजल्ट याद रखें, यू स्टोर इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ये यूजफुल रिजल्ट है। इसी तरह का इक्वेशन जब आप ये कैपेसिटी स्टडी करते हैं वहां भी देखने को मिलता है, एक फेमस इक्वेशन U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। उसके अदर फॉर्म क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी क्यू वी बाई टू। ये फॉर्म जो मिलते हैं ये किसके बेस से बनाए जाते हैं आपस में? Q इक्वल टू सी वी के हेल्प से, यानी कि एक फॉर्म आपको पता है, अदर फॉर्म आप बना पाते हैं Q इक्वल टू सी वी की हेल्प से। ऐसे ही कि जिस तरह से यहाँ पर ये डिफरेंट फॉर्म बनाए जा सकते हैं कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी के लिए, इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी का एक फॉर्म तो हमने लिख ही दिया है, अदर फॉर्म बनाए जा सकते हैं किसकी हेल्प से? फाई इक्वल टू एल आई, यानी कि जैसे में पता है कि यू स्टोर इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है। ऐसे दूसरी शक्ल बनाता हूं मैं, फाई स्क्वायर अपॉन टू एल, और एक हो गया फाई आई बाई टू। और ये सब कैसे बनेंगे? फाई इक्वल टू एल आई से। कैसे जरा चेक करते हैं कि जैसे इस फॉर्म से ये वाला फॉर्म बनाना है, तो इसमें तो क्या आई है, इसमें आई नहीं है, यानी कि आई को हटा के बनाना है, तो आई यहां से निकालेंगे, क्या आएगा? फाइव बाई एल। तो फाइव बाई एल यहां पुट करेंगे आई की जगह पर, फाइव स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइव स्क्वायर अपॉन 2l बचेगा। वैसे ही इसकी हेल्प से जब ये फाइंड करना होगा ना, तो यहाँ एल है, इसमें एल नहीं है, तो एल की वैल्यू फाइंड करेंगे यहां से। एल की वैल्यू क्या आएगी? फाइव अपॉन आई, तो फाइव अपॉन आई यहां पुट कर देंगे, तो सॉल्व करने से ये आ जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्म हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर याद रखें तो सीधा याद रख सकते हैं, बट एक तो याद रखना ही पड़ेगा, स्टोर्ड एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, अदर फॉर्म हम खुद फाइंड कर सकते हैं। तो ये सभी रिजल्ट यूजफुल है, रिजल्ट याद होने चाहिए। यहां पर जो फाई है वो टोटल फ्लक्स ही है, फाई टोटल, ये भी फाई टोटल की बात हो रही है। तो ये कैपेसिटर में जैसे रिजल्ट होता है वैसे लिख दिया गया। एक और रिजल्ट के बारे में बात करें कैपेसिटर के लिए, कि कैपेसिटर से जब हम बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, तो वर्क डन बाय बैटरी W इक्वल टू सी वी स्क्वायर होता है। क्या होता है? सी वी स्क्वायर। नहीं पता तो याद रखना सी वी स्क्वायर होता है, क्योंकि सॉल्व कुछ नहीं करना, मैं रिजल्ट काम में लेने सीधा सीधा। तो ऐसे ही यहां पर वर्क डन बाय बैटरी W बाई बैटरी इज इक्वल टू एल आई स्क्वायर, यानी कि बैटरी ने इतना वर्क किया है और इतना स्टोर होता है, बाकी कहां गया? लॉस हो गया। तो पावर वर्क जो एनर्जी लॉस की अगर बात की जाए तो हाफ एल आई स्क्वायर कह सकते हैं, पर इतना नहीं पूछा जाता है, इसलिए सिंपली यहां पर ये रिजल्ट हम काम में लेने वाले हैं, स्टोर्ड एनर्जी वाला एंड वर्क डन बाय बैटरी वाला। तो ये तो हमने स्टडी किया है, क्या क्या स्टडी किया, अभी क्या समझा? मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। उस इंडक्टर का इंडक्टेंस की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, करंट की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, तो कितना स्टोर्ड एनर्जी ये पता लग जाएगा हमें। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है, उसे हम यू बी से लिखेंगे, स्मॉल यू।
टोटल स्टोर्ड एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये होगा हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम के बारे में जरा समझें। अब मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने वाले हम। उसके लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, सोलोनॉइड वाला एग्जाम्पल। जैसे कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी की बात की जाती है, हाफ सी वी स्क्वायर, फिर उसकी हेल्प से ही एनर्जी डेंसिटी की बात की जाती है। तो वहां कैपेसिटर का एग्जाम्पल लेके उसकी हेल्प से सोल्व किया जाता है। वैसे ही यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने के लिए सोलोनॉइड वाला एग्जाम्पल लिया जा रहा है। सपोज एक सोलोनॉइड है, ये इसका लेंथ एल है एंड टर्न डेंसिटी स्मॉल एन है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है। इसके लिए हमें एनर्जी डेंसिटी को फाइंड करना है। तो यू बी अगर लिखा जाएगा, एनर्जी स्टोर अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर है। तो हाफ एल, एल का फॉर्मूला क्या होता है सोलोनॉइड के लिए? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। दूसरा भी होता है एक और, म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए बाई एल। दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं आप, फाइनल आंसर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बस एक आध स्टेप का फर्क हो सकता है, बाकी सेम ही आएगा रिजल्ट। तो ये लिख दिया मैंने, सेल्फ इंडक्टेंस एल, करंट आई स्क्वायर अपॉन ए इंटू एल। मतलब उसके बाद ये लिखा है हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन ए एल। ए इंटू एल क्या है? ये किसका वॉल्यूम? सोलोनॉइड का। क्योंकि पर्टिकुलरली वो एग्जांपल लेके उसके लिए हम सोल्व कर रहे हैं कि उतना वॉल्यूम है, तो सोलोनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस एल है, करंट उसमें अगर आई है, तो इस सोलोनॉइड में स्टोर्ड एनर्जी इतनी हो जाएगी हाफ एल आई स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम ये है, तो सोलोनॉइड में हमें एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो ए एल से ए एल तो कैंसिल हो जाएगा ये। तो यू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर बाई 2। इसको मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिखने वाले हैं। किसकी फॉर्म? मैग्नेटिक फील्ड। तो बी की फॉर्म बन जाएगा इससे, म्यू नॉट एन आई बन जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर भी म्यू नॉट नीचे भी म्यू नॉट लगा रहे हैं, तो इससे ये बन जाएगा म्यू नॉट एन आई का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो होती है, जिसे हम यू ई से लिखते हैं, वो क्या होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनेट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट होती है। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनेट होती है? तो यू बी इज इक्वल टू यू बी प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोनों रिजल्ट याद रखने हैं समझ के साथ कि किसका मीनिंग क्या है। सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है, करंट गिवन है, स्टोर्ड एनर्जी बताना, डायरेक्ट हाफ एल स्क्वायर काम आ जाएगा। एनर्जी डेंसिटी की हेल्प से भी क्या हम किसी कॉइल के अंदर स्टोर्ड एनर्जी फाइंड कर सकते हैं? किसी जगह किसी वॉल्यूम में स्टोर्ड एनर्जी फाइंड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं फाइंड। ये फाइंड करना चाहते हैं स्टोर्ड एनर्जी, तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा वॉल्यूम? जिस भी वॉल्यूम में हमें स्टोर्ड एनर्जी फाइंड करना है, उस वॉल्यूम से वहां की जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते ही हमें स्टोर्ड एनर्जी का पता चल जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कितने लोग सोल्व कर पाते हैं। ये नोट करिए, क्वेश्चन लिखने वाला है।
क्वेश्चन लिखिए। A coil of self-inductance 7 millihenry carrying 4 ampere current find magnetic energy stored in coil। Find magnetic energy stored in coil। क्या आंसर आया? 26, 56 जूल, मिली मिली जूल। हाफ एल आई स्क्वायर, एल हमें गिवन है 7 10 की पावर -3, आई कितना था 4, 4 इंटू 4, 2 टाइम कैंसिल हो गया, 56 10 की पावर -3 जूल, या कह सकते हैं 56 मिली जूल, ये स्टोर्ड एनर्जी आ गया। अगला क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज। A cube of side length A, a cube of side length A, small a cube of side length A placed at center of square of side length B, small b, if current in square is I, what is magnetic energy stored in cube? ब्रैकेट में लिखे लास्ट में, गिवन ए वेरी वेरी लेस देन बी, ए वेरी वेरी लेस देन बी, यानी कि जो साइड लेंथ क्यूब का है वो स्क्वायर की साइड लेंथ से काफी छोटा है। ये सिचुएशन है, कीजिए सॉल्व। यानी कि जो क्यूब का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड फाइंड करना है।
हुआ सॉल्व? कितनों ने सॉल्व कर लिया, जरा हाथ उठाएं। इसमें लॉजिक क्या लगेगा? सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे इसमें? मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर? स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर क्या फाइंड करेंगे? क्या फाइंड करेंगे? मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। क्या फाइंड करेंगे? मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, क्योंकि पहले तो बी आ जाएगा। तो जो क्यूब रखा हुआ है ये स्क्वायर के सेंटर पर ही है, और स्क्वायर के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं, पहले पढ़ा था अपन ने। स्क्वायर सेंटर क्या फॉर्मूला था? 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए वहां पर साइड लेंथ था, ये साइड लेंथ बदल दिया हमने, तो बी आ जाएगा उसकी जगह। तो स्क्वायर के सेंटर का फील्ड हमें पता है, याद रखना चाहिए। रिजल्ट ये पहले भी कहा था हमने, तो कभी भी काम आ जाता है। 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, स्क्वायर के सेंटर का फील्ड आ गया, बस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट से एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। अब एनर्जी डेंसिटी जब आ जाएगी तो एनर्जी स्टोर्ड पता लग जाएगा। क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूब का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर पता लग जाएगी। कुछ इसमें क्या करते हैं कि इसका फ्लक्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये क्यूब का फ्लक्स तो वैसे ही जीरो रहेगा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब जीरो है, जितना इनकमिंग है उतना आउट गोइंग होगा इसमें, तो इसलिए इस लॉजिक से नहीं करना। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है डेफिनेटली, और मैग्नेटिक फील्ड जब है तो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट की हेल्प से मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फाइंड करेंगे, और उसकी हेल्प से सोल्व हो जाएगा। तो यही काम हमें करना है यहाँ पर। पहले तो बी एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, ये होगा 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई बी, क्योंकि साइड लेंथ बी है। नाउ एनर्जी डेंसिटी यू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये लगाना है। तो ये हो जाएगा 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई बी, इसका स्क्वायर इंटू 1/2 म्यू नॉट। थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए इसको, तो क्या बन जाएगा ये? 2√2 कितना हो गया? 8, और 8/2, तो फाइनली 4 लिख दूं क्या सीधा? मैं लिख दूं? चलो नहीं लिख रहा मैं। 8 म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1/2 म्यू नॉट, ऐसे लिखा मैंने। ये तो बन गया 8 म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर पाई स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये 2 म्यू नॉट, इससे 4 टाइम कैंसिल हुआ, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 4 म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर बी स्क्वायर। ये मिला हमें मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, कहां पर? क्यूब के सेंटर पर। अब स्टोर्ड एनर्जी फाइंड करना है, तो U इज इक्वल टू यू बी इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये है 4 म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर बी स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? ए क्यूब या बी क्यूब? ए क्यूब, क्योंकि साइड लेंथ ए है यहां पर। तो 4 म्यू नॉट आई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन पाई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो स्टोर्ड एनर्जी ऐसे फाइंड करेंगे हम। सबको आ गया समझ में ये?
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अब कर रहे हैं। इंडक्टेंस हाई है, ऐसा ऑलरेडी गिवन है। सीरीज में बल्ब आर कनेक्टेड है, बल्ब का रेजिस्टेंस आर है वो कनेक्टेड है, और सेल जो कनेक्ट किया हुआ है उसका ईएमएफ ई है। स्विच ऑन है, सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि स्विच ऑन वाली कंडीशन हमें गिवन है। अब जब मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है तो बल्ब भी मैक्सिमम ब्राइटनेस से ग्लो कर रहा है। बल्ब की जो ग्लो है किस पर डिपेंड करेगी? हीट पर। हीट किस पर? आई स्क्वायर आर टी पर, मतलब आई पर। फाइनली कहें तो ग्लो का लिंक करंट से होगा। कुछ क्वेश्चन बल्ब की ग्लो वाले करेंगे हम, तो वहां पर बल्ब की ग्लो का लिंक किससे रहेगा? करंट से। करंट अगर जीरो रहेगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, करंट मैक्सिमम रहेगी तो ग्लो मैक्सिमम रहेगा। ये कहना चाहते हैं, बल्ब का ब्राइटनेस मैक्सिमम रहेगा उस कंडीशन में। तो बल्ब का ब्राइटनेस की बात या बल्ब की ग्लो की बात हम करंट के बेसिस पर करने वाले हैं। हो सकता है एक से ज्यादा बल्ब हो, एक ब्रांच दो ब्रांच में बल्ब हो, तो जिस भी ब्रांच की बात की जा रही है उस ब्रांच में क्या करंट है उसके बेसिस पर आंसर निकाला जाएगा। यानी कि बल्ब की ग्लो का फैसला में उसमें फ्लो होने वाली करंट से करना है। करंट से हीट और हीट से फिर ग्लो का फैसला। यहां फिलहाल हम कह रहे हैं कि बल्ब मैक्सिमम ब्राइटनेस से ग्लो कर रहा है। इसमें सपोज कुछ देर के लिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनाता हूं। अभी आप ये ना बनाएं जो बना रहा हूं, ठीक है? अभी आप इसको ना बनाएं, इसको मिटाने वाला हूं थोड़ी देर में, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप आंसर दे देंगे आराम से, फिर मैं एक नया क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है? तो ये लाइन नहीं बनाना आपको, बाकी और तो सब ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है बीच में, मतलब जो क्वेश्चन के बीच में एक और क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि सिचुएशन क्या थी? बल्ब ग्लो कर रहा है और ये स्विच ऑन है, ठीक है? अब क्या किया जाए कि इसको हटा करके यहां से जोड़ दिया जा रहा है। समझ में आ रही बात? यहां तक बल्ब ग्लो कर रहा था और ये आपस में कनेक्टेड है, और जैसे इसको हटा के इसको जोड़ दिया, अब बल्ब की ब्राइटनेस के बारे में ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। तो अरे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, सुनो पहला ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है कि बल्ब एकदम से बंद हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है बल्ब धीरे धीरे बंद होगा, और तीसरा ऑप्शन है बल्ब ज्यादा चमक के फिर बंद हो जाएगा। फिर सुनिए, पहला ऑप्शन है बल्ब एकदम से बंद हो जाएगा, बल्ब सेकंड ऑप्शन बल्ब धीरे धीरे बंद हो जाएगा, और फिर तीसरा ऑप्शन है बल्ब ज्यादा चमक के फिर बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है बल्ब एकदम से बंद हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है बल्ब धीरे धीरे बंद हो जाएगा, बल्ब ज्यादा चमक के फिर बंद हो जाएगा। कौन को मानते हैं फर्स्ट ऑप्शन? कौन मानते हैं सेकंड ऑप्शन? कौन मानते हैं थर्ड ऑप्शन? थर्ड कैसे मान लिया ये? ऐसे ही? हाँ सर, क्वेश्चन थोड़ा सुना हुआ लग रहा है, हाँ सुना सुना लग रहा है, थोड़ी देर में सब सुना सुना हो जाएगा। कहाँ कुछ ऐसा होता है, एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है इसमें बल्ब ज्यादा चमकता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि बल्ब ज्यादा चमक के बंद हो जाएगा। आपको आंसर देना है जो दिख रहा है उसके देख के आंसर देना है। हमें जो आता है वो नहीं देना होता आंसर, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर देना होता है। आपको तो बहुत कुछ आता है, सभी आंसर वहां लिख के नहीं आने होते, जो जो भी आते हैं जितना क्वेश्चन पूछता है उतना ही हमें बताना होता है। तो यहाँ ये क्वेश्चन है कि पहले बल्ब ग्लो कर रहा था, इस की को हटा करके इसको जोड़ दिया है, और अब बल्ब की ब्राइटनेस के बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन एकदम से बंद हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है बल्ब धीरे धीरे बंद हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन है बल्ब ज्यादा चमक के फिर बंद हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन को मानते हैं फर्स्ट ऑप्शन? दोबारा हाथ उठाएं। कौन मानते हैं सेकंड ऑप्शन? कौन मानते हैं थर्ड ऑप्शन? अब कुछ लोग कुछ भी नहीं माने सर, आप ही मान लो। अच्छा, कुछ माने ही नहीं हम तो। देखिए यहाँ पर ये जो सिचुएशन बन रही है इस तरह का कि ये एल है, आर है और ये है, तो क्या इसको देख के आप कुछ ऐसा देखा देखा सा लग नहीं रहा कि हमने कभी पढ़ा हुआ हो? मतलब देख के कुछ भी फील नहीं हो रहा क्या इसको देख?
क्या लगता है करंट के बारे में? मतलब सर्किट में करंट का क्या होगा? एकदम से तुरंत जीरो हो जाएगी या डिके होगा, धीरे धीरे जीरो हो जाएगी? लास्ट टर्न पे सबसे लास्ट में ही तो पढ़ा था अपन ने, करंट डीके वाला कैसे तो पढ़ा था आपने, वही तो केस है। ऐसा क्या अलग आ गया इसमें? कुछ भी तो अलग नहीं आया। अलग वाली बात तो मैंने भी की ही नहीं, वो बात तो भी करने वाला हूं मैं। ये तो वही केस है जो लास्ट टर्न पे अपन ने सबसे लास्ट में स्टडी किया था, कि जैसे इसको हटाते हैं और डायरेक्ट जोड़ते हैं तो इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, इसमें स्टोर्ड एनर्जी होती है, वो इसमें मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर बल्ब ग्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रही, तो करंट फ्लो होती जा रही है। मतलब यहाँ जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और एनर्जी कम होते होते धीरे धीरे जीरो हो जाएगी, तो सर्किट में करंट भी धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। तो जब धीरे धीरे करंट जीरो होगी तो उसके अकॉर्डिंग बल्ब भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। धीरे से मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगाएगा, कुछ देर बाद बंद हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत ही बंद हो गया, ये नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम डिले कुछ होगा। तो मतलब ये करंट डीके वाला केस ही है। आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय लेमडा वाला इक्वेशन यहां लगेगा, इस कंडीशन में लगेगा, क्योंकि ये क्लोज लूप बन चुका है। इसमें करंट को फ्लो होने के लिए प्रॉपर टाइम मिला है, स्टोर्ड एनर्जी को खाली होने का मौका दिया जा रहा है। कनेक्शन काट दिया है, बोल दिया खाली करो अभी, और खाली होने का रास्ता दे दिया कि आप चुपचाप यहां से जाकर के निकल जाना और इसको खाली कर देना। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खाली कर दिया। लेकिन हमारा क्वेश्चन कुछ अलग है। ये तो आ गया ना समझ में? ये तो वही जो क्लास में पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन कुछ अलग है। क्वेश्चन क्या है? ये वायर है ही नहीं यहाँ पर। अब देखना आप, वायर है ही नहीं, और ये स्विच ऑन था, बल्ब ग्लो कर रहा था, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था कि बल्ब ग्लो कर रहा था, स्टोर्ड एनर्जी भी थी और करंट मैक्सिमम थी। अचानक से की को हटा दिया। अब बताओ बल्ब के ग्लो का क्या होगा? तीन ऑप्शन वैसे ही हैं, तीन ऑप्शन वैसे के वैसे ही हैं। क्या लगता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? अच्छा, फर्स्ट कितनों को लग रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? देखिए यहां पर स्टोर्ड एनर्जी है ना इस इंडक्टर में, एल हाई दिया हुआ है, मतलब काफी अच्छे खासी स्टोर्ड एनर्जी इसमें, हाई वैल्यू होने से हाई एनर्जी स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी। अब जैसे इसको हटा दिया है, कनेक्शन काट दिया है, बोला अब भी खाली करो। अब अभी एनर्जी खाली करना है, तो एनर्जी खाली होकर कहां जाएगी? क्या सीधे राइट कूद जाएगी नीचे? कन्वर्ट होगी, वो क्या होगी? कन्वर्ट। कहा? मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में। और वो जो कन्वर्ट होने का मौका कैसे मिलेगा उसको? क्योंकि बी डिक्रीज होगा ना, बी डिक्रीज तो फाइव डिक्रीज, फाइव डिक्रीज तो फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा, उससे करंट आनी चाहिए सर्किट के अंदर। तो सर्किट में जो ईएमएफ और करंट के बारे में अगर बात करें तो ई एस सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये लॉजिक तो लगेगा। बट यहां जो टाइम की बात चल रही है, टाइम काफी कम है, टेंस टू जीरो, काफी कम टाइम दिया, क्योंकि कनेक्शन काट दिया, ओपन सर्किट बना दिया है। इसका मतलब करंट को तुरंत ही जीरो होने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब तुरंत जीरो होने के लिए इसको यहां से तो ऑर्डर मिल गया, कनेक्शन हटा ही दिया है, लेकिन यहां पर हाई ईएमएफ का पता कैसे लगेगा? कि डी आई अपॉन डी टी हाई वैल्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम है टाइम, तो डी आई अपॉन डी टी का वैल्यू हाई होगा, और एल का वैल्यू भी हाई, हाई हाई वेरी हाई। क्या होगा? वेरी हाई। क्या? ईएमएफ इंड्यूस वेरी हाई होगा। तो वेरी हाई ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से वेरी हाई करंट आएगी सर्किट के अंदर, वेरी हाई करंट, लेकिन काफी कम टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए वेरी हाई करंट आएगी। तो वो करंट क्या करेगी? वेरी हाई करंट से हाई हीट एंड हाई ग्लो, बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, जितना ग्लो कर रहा था उससे भी ज्यादा ग्लो करेगा, और फिर बंद हो जाएगा, तो उस टाइम बंद हो जाएगा। मतलब ज्यादा ग्लो करके फिर बंद हो जाएगा, बंद तो उसे होना ही था, लेकिन ज्यादा ग्लो करके फिर वो बंद होगा। इसी टाइम पर बल्ब के फ्यूज होने के चांस भी ज्यादा है, क्योंकि वेरी हाई करंट होने से वेरी हाई हीट, बल्ब फ्यूज भी हो सकता है। और इसी टाइम पर जैसे हमने कहा कि वेरी हाई ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो हाई चार्ज का फ्लो इसमें होगा। चार्ज का फ्लो मतलब चार्ज तो फ्लो पहले भी हो रहा था, लेकिन हाई ईएमएफ इंड्यूस होने के से हाई चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज फ्लो मतलब जो इलेक्ट्रॉन थे उन पर वेरी हाई ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से काफी ज्यादा फोर्स लगेगा, और ज्यादा फोर्स लगने से वो चार्ज भागेंगे। सर्किट ओपन बना दिया है, चार्ज कहां जाएंगे? आके की के क्रॉस इकट्ठे हो जाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज, जहां इलेक्ट्रॉन का एक्सेस वहां नेगेटिव हो जाएगा, डेफिशिएंसी वहां पॉजिटिव बन जाएगा,
की के क्रॉस इकट्ठे हो, क्योंकि अगर ये पूरा क्लोज सर्किट होता ना तो करंट फ्लो होती रहती इसमें, तो लेकिन तो ओपन बना दिया गया है, तो हाई ईएमएफ ने जो इलेक्ट्रॉन फ्री थे उन पर काफी ज्यादा फोर्स लगाया, तो भाग करके इस की के क्रॉस आ गए। तो भाग करके की के क्रॉस आए हैं, तो वो उतना सा जो टाइम थोड़ा सा जिसमें उनका शिफ्टिंग हुआ है उतने देर के लिए करंट है बस। और की के क्रॉस आके इकट्ठा होने से क्या हुआ कि यहाँ आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा रीजन उसमें चार्ज काफी ज्यादा, तो सिग्मा बढ़ जाएगा। सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो एरिया काफी कम है जो भी है यहाँ पर, लेकिन चार्ज काफी ज्यादा हो गया, तो सिग्मा काफी बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सिंपल सा फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं, सिग्मा की फॉर्म में। सिग्मा ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, आसपास के रीजन में इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कि आसपास की एयर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। एयर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मीनिंग ये हुआ कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन एटम में से निकल के भागने लग जाएंगे। तो एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलने से आयन बन जाएंगे, यानी कि एयर का आयनाइजेशन हो जाएगा। जैसे एयर का आयनाइजेशन हो जाएगा, यानी कि एयर के अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हो गए, पॉजिटिव आयन हो गए, इलेक्ट्रॉन है वहां पर, तो यहाँ जो चार्ज था उनका अपोजिट चार्ज मूव करेगा एयर में और इनके पास आएगा, यानी कि एयर में चार्ज का मूव करना स्पार्किंग कहलाता है। तो स्पार्किंग यहां पर होगी। उस स्पार्किंग से बचने के लिए इस की के अक्रॉस सुटेबल वैल्यू का कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं। कैपेसिटर का प्लेट का कुछ एरिया होगा, तो एरिया बढ़ गया इस जगह पर, यहां पर एरिया बढ़ने से सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया। एरिया बढ़ गया तो सिग्मा कम हो गया, सिग्मा कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा अब नहीं हो पाएगा। उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो पाएगा तो फिर वो स्पार्किंग नहीं हो पाएगी, यानी कि स्पार्किंग से बचने के लिए एक सुटेबल वैल्यू का कैपेसिटर यहां पर कनेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह से स्पार्किंग होना कहलाता है ब्रेक डाउन, मतलब यहां पर जो आयोनाइजेशन एयर का होना कहलाता है ब्रेक डाउन होना। कोई भी मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बर्दाश्त नहीं कर सकता। एयर के लिए होता है, कितना होता है एयर के लिए, 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, कुछ ऐसे वैल्यू होता है, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर वैल्यू होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन अप्लाई कर देंगे, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जैसे इस वैल्यू को पहुंचता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो वहां पर एयर जो है उस एयर के मॉलिक्यूल आयनाइजेशन हो जाता है। तो ये जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का है हर मीडियम के लिए अलग अलग, जिसको कि वो सहन कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, वो कहलाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मीडियम। क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग होता है। तो स्ट्रेंथ होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कि वो मीडियम सहन कर सके, बर्दाश्त कर सके। जैसे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उस मीडियम के मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन हो जाएगा और उसमें फिर चार्ज मूव करने लग जाएंगे, ब्रेकडाउन कहलाता है उस मीडियम का। तो यहाँ एयर का ब्रेकडाउन हो गया तो स्पार्किंग हो जाएगा। स्पार्किंग से बचने के लिए कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखें, छोटी सी लैंग्वेज, एक फिर डायग्राम बना लीजिए ऊपर जो बना रखा है और लैंग्वेज लिखें। अभी आते हैं उस पॉइंट पर आते हैं। तो चलो बात कर ही लेते हैं। क्वेश्चन आया है सर करंट फ्लो ही क्यों होगा जबकि ये तो ओपन सर्किट बन गया है। ठीक है ना, आप आधा बोला था, मैंने पूरा कर दिया क्वेश्चन। सर करंट फ्लो ही क्यों हो रहा है जबकि सर्किट तो ओपन बन गया है। हम ओपन सर्किट में ये करंट की बात ही नहीं कर पाएंगे। बात तो सही है, माइंड में बात आती है, तो कंटिन्यू करंट यहां पर नहीं है। तो करंट का मतलब हुआ चार्ज का मूव करना, चार्ज का मूविंग करना ही करंट है, चार्ज का फ्लो होना ही करंट है। तो हमने कहा ना कि जैसे इसको ओपन करेंगे तो वेरी हाई ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि हाई ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो क्या करेगा, हाई फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स पर, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से शिफ्ट होंगे, जहां भी वहां से मूव करेंगे और मूव करके यहां तक आके वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो जितना सा टाइम इसमें लग रहा है बस उतनी देर की शिफ्टिंग, बस उतना ही करंट है। ऐसा नहीं लगातार करंट फ्लो हो रहा है, उतना सा मोमेंट के लिए, उतने टाइम के लिए करंट ओनली। कल यानी कि 6 तारीख को ना से अनंत मालव सर आपकी क्लास लेंगे। टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन, फिजिक्स का मॉड्यूल नंबर 1 लेकर आना है। आज ही है, जिनको ब्लड देना है वो कैंप लगा हुआ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ना।
तो बात कर रहे थे यहां पर अपन कि ओपन सर्किट जब बन गया है तो ये करंट क्यों आ रही है, तो एक मोमेंट के लिए करंट ओनली, कंटिन्यू करंट नहीं है, उस करंट की बात। और कोई डाउट इसमें तो बताइए, कोई सवाल मन में आ रहा हो इसको देख करके लिखिए, चलो लैंग्वेज में। क्वेश्चन लिखिए। इन अबव सर्किट, in above circuit, in above circuit, in above circuit, in above circuit, when key is open, when key is open, when key is open, then what is effect on brightness of bulb? What is effect on brightness of bulb? तो यहां पर ये जो लिखा है उसको तो इसी ढंग से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। दुख हो रहा आप लोगों को? ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शायद पहले मैंने बताया, क्या बताया था मैंने? टाइम का यूज अगर वो कर पाएंगे तो अच्छा होगा, अदरवाइज आपका तो अच्छा हो ही रहा है, उनको तो अच्छा करना पड़ेगा कोशिश करके। तो उनको टाइम का यूज करने का मौका मिल रहा है, वो यूज करें, और आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी मौका मिला हुआ है, आपको बस स्टडी करते जाना है। तो नोट कर लिए, ये भी नोट कर लीजिए, और फिर कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, अलग अलग पॉइंट लिखते जाएं, स्टार मार्क करके पॉइंट। स्टार मार्क करके फर्स्ट पॉइंट लिखिए। वो जैसा आपकी मर्जी हो। क्वेश्चन पूछा है कि सर ये भी कॉपी करना है कि सिग्मा ये वगैरह सब, तो जो आपको ठीक लगे वो आप नोट कर सकते हैं। लिखिए, स्टार मार्क करके लाइन लिखिए। When suddenly key is open, when suddenly key is open, due to high inductance of coil, due to high inductance of coil, very high EMF, very high EMF and current induces, very high EMF and current induces, therefore bulb glow with more brightness, therefore bulb glow with more brightness and die out, and die out मतलब बुझ जाता है। अगला लिखिए, स्टॉप मार्क करके पॉइंट। एट सेम इंस्टेंट, at same instant, at same instant, possibility to fuse the bulb, possibility to fuse the bulb, at same instant, possibility to fuse the bulb is maximum. अगला स्टार पॉइंट, at same instant,
high induced charge also flow which may occur sparking at key position फुल स्टॉप के बाद लिखें टू अवॉइड स्पार्किंग a capacitor of suitable value is connected across key तो तीनों बातें समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट किसी को लग रहा तो बताएं। अच्छा, कुछ को एक डाउट इसमें आता है कि सर ऐसा कैसे हो रहा है कि बल्ब इस बैटरी से सेल से जितना ग्लो कर रहा था उससे भी ज्यादा ग्लो करके फिर बंद हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है? क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि जितना बैटरी था बैटरी हटा दिया और ग्लो ज्यादा हो रहा है? इसका क्या वजह आखिर है? स्टोर्ड एनर्जी, क्योंकि एल का वैल्यू हाई गिवन है तो स्टोर्ड एनर्जी भी हाई है। बैटरी तो हटा ही दी है, अब करंट बैटरी की वजह से नहीं है, इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है उसकी वजह से करंट है। वो स्टोर्ड एनर्जी ही किस में कन्वर्ट होने वाली? करंट में कन्वर्ट होगी। लेकिन करंट में कन्वर्ट होने के लिए टाइम उसको काफी कम दिया गया है। मतलब उस एनर्जी को खाली होना है, कन्वर्ट होना है इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, ग्लो की फॉर्म में। लेकिन टाइम कितना दिया? कम दिया, बहुत कम टाइम दिया। ओपन कर दिया ना, अब भी खाली करो। यहां से कनेक्शन काट दिया, ओपन कर दिया इसको, बोला अभी खाली करो इस एनर्जी को, तो जो ये कन्वर्ट होने की रेट रहेगी वो काफी ज्यादा रहेगी। लेकिन इससे पहले वाले केस में क्या था? यहां वाइट जोड़ दिया गया था। अरे याद आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि इसको हटा करके ये कनेक्ट कर दिया था, तो यहां इस केस में हाई ग्लो नहीं हो रहा था, जो ग्लो था उसी से कम होते 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 जीरो हो गया था। तो यहां पर इसके डिक्रीज होने का जो रेट था वो एक जो नॉर्मल रेट था, लेकिन यहां पर अभी हाई रेट हो गया कि उसको बहुत कम टाइम में खाली होना है। तो कम टाइम में खाली होना डेफिनेटली रेट ज्यादा ही होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, यहाँ पर ये ग्लास में कुछ वाटर भरा हुआ है, यानी कि जैसे स्टोर्ड एनर्जी है। अब इतना स्टोर्ड एनर्जी को बोला जाए कि इसको खाली करो, तो और टाइम दिया जाए तो एक पर्टिकुलर रेट से खाली कर दिया जाएगा इसको। आपको सफिशिएंट टाइम दिया गया है तो आप आराम आराम से खाली कर देंगे इसको। लेकिन बोला जाए कि अभी खाली करो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? दोनों में डिफरेंस रहेगा नहीं रहेगा? अरे समझने बात यहां पर कि यहां जब वायर जोड़ दिया जाएगा तो टाइम सफिशिएंट रहेगा, और टाइम सफिशिएंट है तो उसमें एनर्जी को खाली होने का प्रॉपर टाइम है, तो आराम आराम से वो करंट मतलब फ्लो होती रहेगी और एनर्जी कम होते होते फाइनली जीरो हो जाएगी। तो एनर्जी उतना ही है इंडक्टर में भरा हुआ, लेकिन वहां टाइम ज्यादा मिला हुआ था पहले वाला केस में। लेकिन इस कंडीशन की जो बात हम कर रहे हैं, ओपन कर दिया, ओपन सर्किट बन दिया, तुरंत करंट को जीरो होने का ऑर्डर आ गया, अब भी जीरो करो, यानी कि इसको अब भी खाली करो। तो अब भी खाली ऐसे होगा, अब भी खाली तो ऐसे होगा। तो इस तरह से खाली होना है। ये उन्होंने देखा, चलो लाते हैं। तो इनको भी दिखा देते हैं। पूरा अगर उसको खाली करना है एक ही टाइम में तो फ्लो रेट ज्यादा रहेगा। आ रही बात समझ में? और अगर टाइम प्रॉपर दिया गया तो उसको धीरे धीरे खाली कर देंगे अपन। तो कहा कि अभी खाली करो, टाइम कम है तो पूरा ही एक ही बार में खा, तो फ्लो रेट ज्यादा हो जाएगा। अरे बात समझ में आई क्या? तो यहाँ फ्लो रेट का ही डिफरेंस आ रहा है। किसका डिफरेंस आ रहा है? फ्लो रेट का। तो कंप्लीट स्टोर एनर्जी कम टाइम में ही वो करंट की फॉर्म में या बल्ब की ग्लो की फॉर्म में कन्वर्ट होना है, इसलिए बल्ब ज्यादा ग्लो करके फिर बंद हो रहा है। ये वजह है यहां पर। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखिए। In given circuit, brightness of bulb is maximum. Brightness of bulb is maximum if soft iron rod placed inside coil, then what is effect on following parameters? तो अलग अलग के बारे में बात करना हमें। सबसे पहले बी इनसाइड कॉइल, फिर इसके बाद है फ्लक्स, सी वाले में लिखा मैंने फाइनल करंट, एंड डी में है सेल्फ इंडक्टेंस। ऑफ कॉइल सबसे पहले बी इनसाइड कॉइल, बी इनसाइड में क्या होगा? इंक्रीज। क्यों इंक्रीज? क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की बात हम करते हैं, वायर का हो, कॉइल का हो, सोलोनॉइड का, टोरॉइड का हो, तो उसमें बी क्या होता है? मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है। बी प्रोपोर्शनल म्यू आर होता है, तो मीडियम पे डिपेंड करेगा ये। तो हम जानते हैं कि बी प्रोपोर्शनल म्यू आर, तो म्यू आर बढ़ेगा तो बी बढ़ जाएगा। सबको आएगी बात समझ में कि कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? फाई इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला बी ए कहें तो बी बढ़ रहा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। फाइनल करंट यानी कि मैक्सिमम करंट, जब रोड रख दिया उसके बाद फाइनल करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई नॉट इक्वल टू ई बाई आर। क्या चेंज किया गया? कुछ चेंज किया क्या? कुछ भी चेंज नहीं किया। न ईएमएफ चेंज किया, न ही रेजिस्टेंस को चेंज किया। सेम रहेगा। ई का वैल्यू सेम है, ई एंड आर यहां पर सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फाइनल करंट है वो सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सबको आ रही है बात समझ में? कुछ स्टूडेंट यहीं पर थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि करंट में चेंज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि फाइनल करंट की बात हो रही है और फाइनल करंट है वो इंडक्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। हम बात करें फाइनल करंट के बारे में। मैंने बोला फाइनल करंट, फाइनल करंट ई अपॉन आर होता है। हाँ, इसमें और क्या होगा वो अलग बात है, वो सब करेंगे ना क्वेश्चन अलग अलग। हम यहां इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसमें बोला फाइनल करंट कह दे या मैक्सिमम करंट कह दे, हाईएस्ट करंट कह दे, वो ई अपॉन आर होता है। लेकिन सर रोड रखा है तो फ्लक्स में चेंज होने से अरे आएगा ना, सब ईएमएफ भी आएगा, लेकिन उसका इफेक्ट फाइनल करंट पर नहीं होगा। फाइनली ईएमएफ जीरो हो जाएगा क्योंकि करंट सेचुरेट हो जाती है फाइनली, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ई एंड आर दोनों सेम होने की वजह से आई नॉट सेम रहेगा, मैक्सिमम करंट सेम रहेगा। नाउ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल,
सेल्फ इंडक्टेंस सेम या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। L प्रोपोर्शनल म्यू आर, तो म्यू आर बढ़ेगा तो सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। यू स्टोर्ड हाफ एल आई स्क्वायर, किसमें चेंज हुआ, एल में या आई में? आई तो सेम ही है। अगर करंट के बारे में कुछ ना बोला जाए तो इन जनरल फाइनल करंट ही माना जाएगा। तो यहां पर करंट मतलब फाइनल करंट है। तो फाइनल स्टोर्ड एनर्जी, तो फाइनल करंट तो सेम है, एल का वैल्यू बढ़ गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेम है और ये इंक्रीज हो गया है, इस पे फाइनली इंक्रीज हो जाएगा स्टोर्ड एनर्जी। फाइनल ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सेम है, क्योंकि ब्राइटनेस का लिंक किससे, करंट से रहेगा। आई फाइनल या आई नॉट इक्वल टू ई अपॉन आर, ये सेम है, इसलिए ब्राइटनेस भी सेम रहेगा। इसमें कोई डाउट इन सभी में? किसी में भी कोई डाउट? बी कॉइल में बढ़ जाएगा, यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ गया है, स्टोर्ड एनर्जी बढ़ गई है, फाइनल करंट सेम ही रहेगी। तो इसका जरूर ध्यान रखना कि फाइनल करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फाइनली बात हो रही फाइनल ब्राइटनेस, फाइनल ब्राइटनेस फाइनल करंट पर डिपेंड करेगी, और फाइनल करंट वही है। हाँ, रोड को जब इंसर्ट करा रहे होंगे तब इफेक्ट आएगा, वो आगे समझेंगे, अब अगला क्वेश्चन करेंगे उसके लिए। तो मतलब आप चाहते हैं आज छोड़ दिया जाए भी, तो कल इसका यूज कर लिया जाए। तो आज तो छोड़ो सर, कल की कल देखा जाएगा फिर। आज तो छोड़ दो आप, कल का क्या सोचेंगे फिर। तो कल पक्का है फिर, बता दो फिर। आज 5 मिनट, कल 50 हो सकते हैं ये। छोड़ दें, चलो कल 50 मिनट एक्स्ट्रा। अब तक के बेसिस पर जो बिगनर बॉक्स 4 और 5 दोनों ही करने हैं आपको। अनाउंसमेंट है कुछ? 2 मिनट बैठ जाइए सब लोग। एक अनाउंसमेंट है, 2 मिनट बैठो, चलो 2 मिनट बैठो, अब जल्दी चलिए, 2 मिनट बैठिए, आ जाइए, 2 मिनट आ जाइए, जल्दी बैठिए, जल्दी 2 मिनट बैठो। जितना जल्दी आप कोऑपरेट करेंगे उतना जल्दी हम आपको फ्री करेंगे। अरे बैठिए जल्दी, अरे बैठो ना आप लोग है। अरे कोई बात नहीं, इनको बिठाओ जल्दी से, आगे आ जाओ जल्दी बैठो। जब तक बैठोगे नहीं, जब तक आप एक दो अगर एक स्टूडेंट भी खड़ा रहा उसकी वजह से पूरी क्लास लेट होगी, तो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी बैठो। बैठिए, अरे आप इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, मैं कराऊंगा एडजस्ट, आओ आप। सितंबर, सुनिए मेरी बात, सितंबर के मिड में शायद विंटर जैकेट मिलना स्टार्ट हो सकते हैं आप लोगों को, राइट। अब आगे से आईटी से कुछ लोग आप लोग हैं जिन जिन लोगों के नाम हैं, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक जीआईएफ एडमिशन कंसेंट और 10th की मार्कशीट अभी तक कंप्लीट नहीं करी है। सुनिए मेरी बात, सुनिए, है ना, ये लिस्ट आई है आप लोगों की जिनकी 10th की मार्कशीट सबमिट नहीं हुई। ये उन लोगों की लिस्ट है जिन लोगों को विंटर जैकेट के लिए साफ मना कर दिया गया है कि विंटर जैकेट नहीं दी जाएगी। अब मैं आप लोगों के पास 2 दिन का टाइम है, आप लोग ये 2 दिन में अपनी ओरिजिनल मार्कशीट की जेरॉक्स कॉपी
आपके पास है तो आप जेरोस्कोपी इन सर को सबमिट कराएंगे 2 दिन के अंदर, यानी इट मीन संडे तक। ठीक है, अगर नहीं है तो डिजी लॉकर ऐप आता है, वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे मोबाइल में, और वहां पे पीडीएफ डाउनलोड होती है, उसकी जेरोस्कोपी लाके सर को जमा करेंगे। ठीक है, मैं नाम ले रहा हूं, स्पेशली इनको तो लाके देनी है। अनवी, कौन है? अनवी, प्राची शर्मा, जिन जिन का नाम ले रहा हूं मैं खड़े हो जाना। ईशा, कुसुम राजपुरोहित, अंजलि कुमारी। ये अगर ये 2 दिन में जमा नहीं करते हो तो आप लोगों का आईडी कार्ड ले लिए जाएंगे, साफ कह रहा हूं मैं। आकांक्षा वर्मा, संजना चौधरी, अदिति सुमन, सुमन बिश्नोई, ऋचा, खुशी कुमारी, राखी गुप्ता। इनमें से कोई नहीं है क्या अभी तक? कौशिक अग्रही, पल्लवी शर्मा, साक्षी, कौन है साक्षी? साक्षी फॉर्म नंबर 556। आरजू साइलेंट, आरजू खातून, ज्योति, नेहा यादव, अरफिन परवीन, अमृता जायसवाल, अरीबा मोरूफ, ऋतुराज सिंह राठौड़, निकिता मीणा। ये एमएजेड 2B है ना? 2A 2B दोनों ही ना। रिया राणा, प्रांशी गोस्वामी, वैष्णवी चौधरी, अर्पिता राज, योगिता कुमारी मीणा, आकांक्षा कुमारी, शिवरन शाह, तुषिता राय। कोई नहीं है इनमें से? कीर्ति शर्मा, किरण कुमार नागर। ठीक है, जाओ। 2 सेकंड रुकिए रुकिए रुकिए। शेड्यूल देख के जाना है सबको। शेड्यूल में कुछ चेंजेस है, जो शेड्यूल है वही शेड्यूल रहेगा। एमकेजी सर की 2 क्लास रहेगी कल, उसमें देख लेना। शेड्यूल को देखना एक बार। जिसने ब्लड डोनेशन में नाम लिखाया है वो ब्लड डोनेट करके जाए ग्राउंड फ्लोर पर।